रिफ्रेश करो, देखें इसको। हो गया ना? हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं प्रयास जेई 2.0 में। और आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सब बढ़िया हो एकदम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है तो एक बार फटाफट से आप मुझे बता दो जरा। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो फटाफट बता दो जरा। यस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो आप सब लोग? हाँ जी। और जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है सब लोग रिवाइज भी करके आए हो? हाँ। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो। सेशन को करेंगे स्टार्ट। यस यस यस। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला भी था वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आने को। पढ़ के आए हो कि नहीं हो? हम्म। बताओ जरा। रिवाइज किया है ना? आज बहुत काम में आने वाली है वो सारी चीजें, है ना? उन्हीं से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और खास तौर पे मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आज बहुत काम में आएगा। डन। करेंगे हम लोग सेशन को फिर स्टार्ट। हाँ जी, रेडी हैं आप लोग? वैसे भी अपना जो सेशन है दादा वो 1.5 घंटे का ही है अभी, है ना? और ये मैंने जानबूझ के ही रखा है अभी 1.5 घंटे का सेशन। और इसके जो पीछे लॉजिक है वो यही है कि अभी आप लोगों का और भी बहुत सारी लंबी क्लासेस हो रही है ना, काफी सारी 3-4 क्लासेस हो जाती है दिन में। और इसी वजह से मैंने ये वाला सेशन छोटा ही रखा है 1.5 घंटे का। और जैसे ही आपकी बाकी क्लासेस बंद होंगी, जैसे फिजिकल मान लो खत्म हो जाता है, या फिर ऐसा लगेगा अपने को कि इनऑर्गेनिक का सिलेबस कहीं पीछे चल रहा है, तो फिर हम लोग उसको बाद में देखेंगे। ठीक है? डन। वर्ल्ड कप, अब क्या करें भाई, वर्ल्ड कप तो हार गए तो हार गए, अब क्या कर सकते हैं। दुख है अब हम सबको, लेकिन जो उस दिन ग्राउंड पे अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, है ना? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मानना पड़ेगा कि कल हम लोग थोड़ा, है ना, जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही नॉकआउट मैचेस में बहुत अच्छा करती है, उसने एक बार फिर अच्छा किया, है ना? हाँ। तो चलिए, अब जो हो गया हो गया, उसमें तो अब कुछ कुछ होना नहीं है। इंतजार कीजिए अब 4 साल बाद और एक बार फिर से, है ना? हाँ। तो देखो यार, ये इन्हीं से ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है अपने को, कि एक छोटी सी गलती हुई, है ना, एक दो गलत शॉट हम लोगों ने खेले और उसके चक्कर में हमारा विकेट गया। और अब 4 साल तक वेट करना पड़ेगा। लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, आपको मिलेगी सही टाइम पे। अगर आप लोग सही डिसीजन नहीं लेते हो तो उसका खामियाजा आपको बहुत लंबे टाइम के लिए भुगतना पड़ सकता है। और हो सकता है कि उसको वापस आप लोग वापस रिवर्स भी ना कर पाओ, है ना? कई बार चीजें रिवर्सिबल नहीं होती। जैसे इंडिया आज वर्ल्ड कप था, फाइनल में पहुंच गए, हो सकता है अगले 4 साल बाद हम लोग फाइनल में भी ना पूछे, हो सकता है जीत भी जाए, है ना? लेकिन कम से कम 4 साल का वेट जरूर करना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो यही है, इससे सीखो आप लोग अपनी लाइफ में कि सही टाइम पे सही डिसीजन आप लोगों को लेना है ना? और अगर अच्छी बॉल है तो उसको लीव करो, खराब बॉल है तो चौका मारो, है ना? हाँ। चलो जी, करें फिर, स्टार्ट करें हम लोग सेशन को, किया जाए स्टार्ट। T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, बहुत अच्छी बात है, लेट्स होप कि T20 हम लोग जीत जाए, है ना? हाँ, लेकिन अब ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं। बेचारे फाइनल तक पहुंचे भी तो सही ना, इतना अच्छा खेल के। लेकिन फाइनल था, नहीं क्लिक किया, बहुत सारे लोग सस्ते में आउट हो गए, क्या कर सकते हैं। हाँ। चलो छोड़ो फिर, हम लोग अपना सेशन कर लेते हैं स्टार्ट। 5 मिनट हम लोगों ने सफलतापूर्वक खराब कर लिए, मतलब बातें बातें मार लिए 5 मिनट के लिए, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं। आओ जी, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो देखो, सबसे पहले ग्रुप 13 एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों को पता ही है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं, है ना? और ये केमिकल प्रॉपर्टीज अभी थोड़े टाइम में खत्म भी हो जाएगी, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग आज ग्रुप 14 एलिमेंट स्टार्ट कर देंगे। और ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज तो हो ही जाए, है ना? और अगर इलेक्ट्रॉनिक होगी तो फिर उसके बाद फिजिकल, फिर उसके बाद उसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा मोटिव रहने वाला है इस वाले सेशन में,
ठीक है, अब देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पोल सेशन भी करवा दूंगा, जिससे कि एक बार के लिए आपको पता लग जाए कि कहां पर क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने रिवीजन किया है, किस तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। ठीक है, आओ जी। तो देखो, सबसे पहले ग्रुप 13 एलिमेंट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले दादा, अब बाकी बातें करो बंद, है ना, वो छोड़ो, बाकी जो भी हो गया, हाँ, कौन पनौती है कौन नहीं है उसको छोड़ो तुम लोग, बाकी सारी चीजें छोड़ के अपना अब आ जाओ भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट वाले मोड में आ जाओ। ऐसे तो है नहीं अब कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया तो तुम 4 दिन के शोक पे चले जाओगे, हैं? ऐसा तो नहीं है ना, खाना पीना तो नहीं छोड़ोगे ना? हाँ, तो उसको छोड़ो, वैसे पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है, वो हो गया जो हो गया, वो आपके हाथ में ना कुछ भी नहीं है आगे पीछे, लेकिन हाथ में ये पढ़ाई कर लो अभी, है ना। ऐसा ना हो कि हम लोग वर्ल्ड कप हार जाएं। तो तुम्हारा वर्ल्ड कप होने वाला है ना अभी जनवरी में, एग्जाम होने वाला है लास्ट में, है ना, वहां पर हम लोग ना हार जाएं, उसका ध्यान रखो तुम। ठीक है, हमारे लिए तो वर्ल्ड कप वही है अभी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही चीज है। आओ, हाँ, पढ़ाई कर लो, अब आ जाओ भाई। तो देखो, सबसे पहली चीज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। बहुत ही आसान सी चीज है, देखो बहुत ही बढ़िया सी चीज लिखी है इसने, कि हम लोगों ने बात करी थी, अगर मैं साइज की बात करूं तो सारी दुनिया जानती है कि जो बोरोन होता है इसका साइज सबसे छोटा होता है। यस, अगर इसका साइज सबसे छोटा है, साइज अगर बहुत छोटा है, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। हम लोगों ने देखा ही था, बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होती है कि नहीं होती? यस, तो इसने लिखा है कि इसकी जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है ना। देखो, बोरोन है आपके पास, है ना, बोरोन में से आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, I1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी B+। अगर आपने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हटाया तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, B2+ बनेगा। एक और इलेक्ट्रॉन हटाओगे, आपका मन नहीं मान रहा, बोले तीनों के तीनों हटा दो सर, B3+ बन जाएगा। तो ये कहता है कि इसके लिए जो IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत हाई है। हाई होने का रीजन हम लोगों ने समझ लिया, बिकॉज बोरोन की साइज बहुत छोटी है, और अगर साइज बहुत छोटी है तो IE1 ही बहुत ज्यादा होगी। IE1 ही दादा अगर बहुत ज्यादा है तो IE2 तो उससे ज्यादा और IE3 उससे ज्यादा होगी। समझ गए? अच्छा, ये वाला पॉइंट हमें समझ में आ गया। तो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो बोरोन है वो +3 आयन नहीं बना पाएगा। अच्छा, दिस प्रिवेंट्स इट टू फॉर्म +3 आयंस एंड फोर्सेस इट टू फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। कहने का मतलब यह है कि जो बोरोन है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। यह चीज बोरोन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सर इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर मेरे भाई, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा तो मुझे एक बात बता, क्या ये आयनिक बॉन्ड बना पाएगा क्या? सर आयनिक बॉन्ड तो तब बनता है जब एक देता है दूसरा लेता है। ये बेचारा इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये कभी भी +3 आयन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा और ये कभी आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता तो इसके लिए दूसरी अच्छी बात क्या है? दूसरी अच्छी चीज ये है कि वो क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, है ना। और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखो, एक एक चीज समझ में आनी जरूरी है हमें, है ना। कई बार हम लोग ये छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं। यस, हमें एक एक चीज समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ चलूं तो दादा एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है बोरोन के कंपैरिजन में, है ना। साइज बड़ी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, बस खत्म सी कहानी। द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम कंसिडरेबली डिक्रीजेस। ऑब्वियस है ना भाई, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है बोरोन के कंपैरिजन में। इसी वजह से जो एल्यूमिनियम होता है वो Al3+ आयन का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन बोरोन कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके B3+ आयन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। आपको हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आई क्या? यस, और अगर आप लोग नोट कर लो तो डन लिख देना, समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना। अगली स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। यस 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 यस, बताइए जनाब, फटाफट से बता दीजिए, क्लियर है ये चीज? आज थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चैट में आगे पीछे हो, जैसे कुछ कहानी, है ना। चैट कुछ स्लो चल रही है मेरे सामने, काफी स्लो चल रही है। यस यस यस, समझ में आ गया सब लोगों को? बहुत आसान चीज है, एक एक छोटी से छोटी चीज हम लोग सीखेंगे। खूब सारा हमारे पास टाइम है अभी के लिए, हम लोग बड़े आराम से चीजों को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है,
हाँ बस आप लोग रिवाइज करके आते जाओ, मैंने तुमसे बोला ही था हर दिन पढ़ के आ जाओ, फिर तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। यस, आ जाइए जी, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे स्टेबिलिटी ऑफ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लूं तो क्या तुम लोग बता सकते हो क्या? याद करो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था ना। यस, तो हम लोगों ने एक चीज लिखी थी, याद है तुम्हें? हम लोगों ने एक चीज लिखी थी कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। याद आया तुम्हें? याद आया कि नहीं आया दादा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। और अगर तुमसे कोई पूछे स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी बात कर ली थी कि जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो लेट्स से अगर तुमसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले कोई, है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर पूछ ले आपसे कोई गलती से, अरे कोई ऐसा तो नहीं है जो रजाई में दुबका पड़ा है अभी भी, है बिस्तर पे बैठा बैठा पढ़ाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कोई? जागो मोहन प्यारे, बाहर निकलो उससे, कहानी तभी समझ में आएगी, है ना। वहीं तो पता चले नींद के झोंके ले रहे हो, उधर से बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ। स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें, बोरोन 3+, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम, इंडियम और थैलियम, बताइए क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? सर डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, तो सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, बताओ यही होगा। और अगर आपसे कोई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछ ले, है ना, हालांकि जो आपका बेचारा ये होता है ना बोरोन, दादा ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, बोरोन ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना। तो अब देखो डाउन द ग्रुप जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। बहुत ही आसान सी चीज है, हम लोग सारा सब कुछ पढ़ रखे हैं ये, है ना, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। तो यहां से एक चीज हमें सीखने को क्या मिली? हमें एक चीज सीखने को क्या मिली कि जो बोरोन होता है, जो बोरोन होता है दादा, वो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, बोरोन ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। बोरोन कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो आपको करता हुआ नहीं दिखेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कहानी क्लियर है सबको? अच्छा, अब देखो कई बार ना आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम की +1 और एल्यूमिनियम की +3 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? गैलियम +1 और गैलियम +3, इंडियम +1 और इंडियम +3, और थैलियम +1 और थैलियम +3। अगर आपको देखो इन दोनों में, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में समझ आ रहा है तुम्हें डिफरेंस? भाई यहां तो हम लोगों ने सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखी है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर रही है, प्लस सबकी +1 देखिए डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज कर रही है ना, है ना, है ना। तो यहां देखो मेरे भाई, अगर तुमसे इंडिविजुअली पूछे कि एल्यूमिनियम की +1 ज्यादा स्टेबल है या फिर +3 ज्यादा स्टेबल है, तो आप लोग बोलोगे सर एल्यूमिनियम की +3 ज्यादा स्टेबल है, गैलियम की भी +3, इंडियम की भी +3, लेकिन जो थैलियम है उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इट्स +3। तो मेरी बात को समझ गए क्या? है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, बस मैं यही, मुझे पता था तुम लोग ये क्वेश्चन पूछोगे, है ना, मुझे पता था तुम लोग ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता, सुनो बे, अगर बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता तो सर B3+ बोरोन पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ जाएगी? अरे मेरे भाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आने के लिए जरूरी नहीं है कि बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। सुनो अकल के अंधों, BCl3 बनता है ना, BCl3, एक बार बताइए बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? हाँ ओ मुन्ना इधर बता, BCl3 में बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? जल्दी बता 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 बता। तू यही कहेगा ना दादा कि +3 है सर, तो क्या बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्या? नहीं, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड में भी तो होती है मेरे भाई, क्या बात कर रहा है यार तू। दादा एक बात बता, यहां बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ी कर रहा है यार, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना जरूरी थोड़ी है, कहां से पढ़ के आए हो तुम?
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन +3 आयन बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना जरूरी है। ये +3 आयन नहीं है, यहां पर बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन होती थी? अबे तुम्हें याद है ना, पढ़ा है तुम लोगों ने कि जो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है उसको -1, जिसकी कम होती है उसको +1 देते हैं। यहां -1, इस पे +1, यहां -1, यहां पर +1। तो सर देखो, बोरोन पे एक अदृश्य चार्ज है ना। एक्चुअली बोरोन यहां 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है। ये प्लस क्यों आया है बोरोन पे? बिकॉज क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल ये कहता है कि क्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे चार्ज माइनस होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उस पे चार्ज +1 होगा, है ना। ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। यस, हाँ, डन, समझ में आ गया ना। तो ये कंफ्यूजन हटा देना। BCl3 में बोरोन 3+ आयन नहीं बना रहा, B3+ आयन नहीं बना रहा है। हमने पिछली वाली स्लाइड में यह बात करी थी कि बोरोन 3+ आयन नहीं बना सकता, लेकिन बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 हो ही सकती है। ये देखो, ये रही, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले पे -1। समझ गया ना तुम लोग? बताओ, अब क्लियर है? समझ में आ गया तो डन लिखो। नोट भी कर लिया है तो समझ में आया तो थम्स अप करो, नोट कर लिया है तो डन लिखो। आगे चलते हैं फिर। हाँ, डन। यस यस यस, हाँ, यहां चार्ज की वजह से ऐसा हुआ है ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है। क्लियर है? ये डाउट क्लियर हुआ ना? सर थैलियम का क्या खेल है भाई? थैलियम बेचारा इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है ना। थैलियम में सबसे भयंकर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है थैलियम में, और सबसे भयंकर लग रहा है। थैलियम बोलेगा मैं नहीं जा रहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 मैं नहीं शो कर रहा, मैं तो +1 ही शो करूंगा। इसी वजह से थैलियम की +1 ज्यादा स्टेबल है। यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट है तो सही, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इफेक्ट स्टेबल हो सके। ठीक है, चलो आओ आगे आओ। और देखो, ये देखो, यही चीज जो भी मैंने बोली है ना, एज इट इज यही चीज लिखी हुई है। क्या कहता है कि जो गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है वो +1 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। देखो आपके सामने लिखा है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम +1 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और देखो, थैलियम जो होता है उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंट है, मतलब +1 ज्यादा स्टेबल है। और देखो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। ये वाला पॉइंट आपको समझना है। यस, ये वाला पॉइंट हमें समझना है। सुनो मेरी बात, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो थैलियम +3 है उसकी बजाय थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, मतलब ये मोर स्टेबल है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती? अरे तुम भी बता दो ना, तुम्हें भी जहां ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी तुम लोग वहीं तो जाओगे, नहीं क्या? तो ये थैलियम 3+ की भी कोशिश क्या है कि वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर थैलियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? आप लोग बोलोगे सर +3 से +1 में जा रहा है, सर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज कर रही है इसका मतलब थैलियम 3+ का रिडक्शन हो रहा है। यस, रिडक्शन हो रहा है। अब तुम मुझे खुद बता दो, यहां थैलियम +3 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? खटाखट बताओ। सारे लोगों से सुनना चाहता हूं, सबकी नींद उड़ जानी चाहिए। फटाफट बताओ, थैलियम 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? फटाफट बताओ। हाँ जी, फटाफट से ये चीज बता दो। तू जल्दी बोलो मुन्ना, फटाफट बोल दे भाई। यस, बस समझ गए, है ना। सर जिसका रिडक्शन होगा वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये लो, यही तो चीज लिखी है यहां। दादा एक बात बता, यही तो चीज लिखी है कि Bl3+ इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। क्यों? थैलियम 3+ थैलियम +1 में जाना चाहता है, इसका रिडक्शन होगा तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कहानी खत्म, बहुत आसान सी चीज है। अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर आयनिक। क्यों? इसका कोई मुझे रीजन बता सकता है क्या? कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है क्या? ये कहता है एक एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कहता है कि +1 वाला जो होगा वो ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर रखेगा। अगर तुमसे कोई पूछ ले परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, मैं आप लोगों से रीजन जानना चाहता हूं।
हाँ जी, ऐसा क्यों हुआ? कोई मुझे रीजन बता सकता है क्या इसका? ये कहां पढ़ा था हम लोगों ने? ये हम लोगों ने कहां पढ़ा है? ये हम लोगों ने कहां पढ़ा है? यस, क्या बात है लड़कों, गजब, मजा आ गया। मतलब हम लोगों ने यही पढ़ा था, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन या फिर एनायन पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, है ना। इस पे ज्यादा चार्ज है, इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। फजान्स रूल याद कीजिए आप लोग। बोलो बोलो, फजान रूल बहुत काम में आएगा भाई, फजान रूल बहुत काम में आएगा आप लोगों के। बता दो जरा, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, तुम खुद ही बता दो। हो ही नहीं सकती, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। और इसी में अगर तुमसे परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछता, है ना, तो तुम लोग बोल देते सर जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा चार्ज। पढ़ा है ना तुम लोगों ने? बताओ ना यार, पढ़ा है तुम लोगों ने? बहुत आसान सा पॉइंट है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखता है कि ट्राइवेलेंट स्टेट में वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अरे क्यों करते हैं बताइए जरा। ट्राइवेलेंट मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है, BF3, है ना, BF3 है एग्जाम्पल इसका। ये कहता है लुईस एसिड है, बताइए जरा लुईस एसिड क्यों है? सारी दुनिया जानती है इसका रीजन, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और अगर मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है ना, तो तुम्हें शर्म आने की बात है ना। हाँ, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी तुम्हें। आप बोलोगे सर बोरोन जो है उसका ट्राइवेलेंट स्टेट में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है सर। सर ये भूखा है सर, किसका? इलेक्ट्रॉन का, है ना। सर इसको इलेक्ट्रॉन का भूखा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। बताइए जरा, क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नहीं, ये तो खुद भूखा है, तो लूज कहां से करेगा सर? गेन करेगा ना। लुईस एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं सर? वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं सर, है ना। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं कि नहीं करते? सर ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। कोई कह रहा है वैकेंट डी ऑर्बिटल है, भाई तू है ना अपने ही कान पे इतनी जोर से चाटा मार ले जो तूने किसी और के ना मारा हो। जिसने ये बोला है ना, मैं उसका नाम तो ऊपर चला गया है, जिसने भी ये बोला है कि बोरोन के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, भाई जोर से थप्पड़ मार ले खुद को, मैं बता रहा हूं तुझे। अरे बोरोन के पास कहां से डी ऑर्बिटल आ गया यार? बोरोन बेचारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना। उसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, डी सबशेल ही नहीं है, डी ऑर्बिटल कहां से दे दिया तुमने? हद है मतलब। हाँ, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, समझ में आ गया तो थम्स अप भी कर देना। हाँ चलो चलो चलो, नोट कर लिया है तो डन लिख देना, समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना। सदमे में है हाँ ये लग रहा है मुझे इस पे वर्ल्ड कप का सदमा लग गया, है ना। इंडिया हार गई, बेचारा बहुत सदमे में। समझ सकता हूँ स्थिति आप लोगों की क्या हो रही होगी। एक्चुअली क्या था ना, एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग छोटे होते हैं ना, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था ना, तो मुझे भी बड़ा दुख होता था, मुझे भी बहुत दुख होता था कि यार मतलब बताओ इंडिया हार गया मतलब वर्ल्ड कप। और काफी टाइम तक मैं दुख में रहता था, सदमे में रहता था। लेकिन जैसे जैसे आप लोग मिच्योर होते जाते हो ना, है ना, जैसे जैसे आप लोगों की उम्र बढ़ती जाती है ना, तो वैसे वैसे आप लोगों को लगता है ठीक है हार गया तो हार गया, अगली बार जीत लेंगे, ऐसी क्या बात है ना। वो दुख सहने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। यस, हाँ, आ जाओ फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो एक चीज और, एक पॉइंट इसने लिखा है कि द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन। बताया था ना ये तो। ट्राइवेलेंट, एक बात बताओ ना, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बैक बॉन्डिंग याद है? नहीं तुम अब बता ही दो, चलो तुम्हें बैक बॉन्डिंग याद है ना भाई लोगों? बैक बॉन्डिंग याद है? BF3, BCl3, BBr3 और BI3। सबसे जबरदस्त बैक बॉन्डिंग कहां होती है जल्दी बताओ। हाँ, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें जबरदस्त है? सबसे जबरदस्त बैक बॉन्डिंग किसमें होती थी? बैक बॉन्डिंग में सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही दिया गया था। हाँ बताइए, सबसे जबरदस्त बैक बॉन्डिंग कहां होती थी? आप लोग बोलोगे सर यहां होती है, सर यहां 2p बैक बॉन्डिंग है सर, यहां पर 2p 3p है सर, यहां 2p 4p है सर, और यहां 2p 5p है। सबसे आसानी से बैक डोनेशन यहां होगा सर, बैक
बॉन्डिंग का एक्सटेंट BF3 में सबसे ज्यादा होगा। और अगर BF3 में सबसे ज्यादा है तो मुझे बताइए लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? हाँ जी, लुईस एसिडिक कैरेक्टर, इसका क्या ऑर्डर होगा? ये आप लोग जानते हो ना, ये हालांकि आगे आएगा, है ना, ये हालांकि आगे पॉइंट आएगा, बट फिर भी मैंने इसी पॉइंट में बता दिया है क्योंकि यहां इन्हीं की बात हो रही थी तो मैंने कहा बता देते हैं। चलो, ट्राइवेलेंट स्टेट की बात हो रही है, BBr3 BI3। तो सर हम लोगों ने पढ़ा था कि किसका ऑर्डर हो जाएगा? लुईस एसिडिक कैरेक्टर का, है ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने। बताओ बताओ, बोरोन के केस में अगर मैं देखूं, बोरोन के केस में अगर मैं देखूं तो सर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, बिकॉज हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ी थी कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैक बॉन्डिंग के। जहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? बताओ बताओ, पढ़ चुके हैं ना भाई। यहां पर हो क्या रहा है, बोरोन और आयोडीन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इस वजह से बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं है। बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं है तो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी Bi3 की सबसे ज्यादा होगी। बस ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं बैक बॉन्डिंग पे, और स्पेशली बोरोन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं उसमें बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने नोट्स में इसको चिपका लेना कहीं पर, है ना, लिख लेना, ताकि एक बार या वापस से तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हो जाए, है ना। हाँ, आओ देखो, यहां पर इसने लिखा है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता जाएगा बिकॉज साइज बढ़ती जा रही है ना। तो इस वाले पॉइंट में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखो, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, जैसे अमोनिया है, अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो क्या ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है? सर बिल्कुल करेगा। और अगर ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो क्या ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है। अगर मान लो इसके पास में मैं रख दूं BCl3, यहां बोरोन का ऑक्टेट इनकंप्लीट है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह। यस, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मजा आ जाएगा। और जीवन में चाहिए क्या भाई? जीवन में और क्या चाहिए? सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन यही है, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहे दूसरा लेना चाहे, है ना। तो होता क्या है, नाइट्रोजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? बोरोन को दे देगा। BCl3, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप इसको कहते हो, या फिर इसको आप डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हो, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। तो नाइट्रोजन, क्या हुआ, माइक में क्या दिक्कत आ रही है? बेटा माइक में क्या दिक्कत आ रही है? हिल रहा है क्या कुछ? वॉइस क्रैक हो रहा है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा क्या? इस वजह से हो सकता है वॉइस क्रैक हो रहा हो। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है ना, पता चले मैं भावनाओं बह गया हूं, ज्यादा जोर से चिल्ला रहा हूं, तो माइक भी बोल दे भाई थोड़ा गला कम फाड़े यार, थोड़ा धीरे बोल तू, है ना। चलो अब मैं वापस ट्राई करता हूं, देखें इसको थोड़ा सही से लपेट के रखता हूं ताकि ये हिले ना, वायर हिले ना। फिर भी अगर दिक्कत आए तो मुझे वापस बताना आप लोग। ठीक है, अभी ठीक है क्या? ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ, डन, ऑल ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां हम लोगों ने यही बात करी कि भाई बोरोन का जो बोरोन है, इसके चारों तरफ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? नाइट्रोजन से लेगा। नाइट्रोजन अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर किसी भी बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट देता हो, अगर किसी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट दे तो वहां हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया BCl3 के साथ, बोरोन को मजा आ गया, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस, एकदम जबरदस्त। अब देखो यहां पर, अब कोई बोले AlCl3 अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, तो ये लिखता है कि AlCl3 क्या करता है? डाइमर बना लेता है। अरे डाइमर का मतलब समझते हो क्या? डाई मतलब 2, मर मतलब, डाई मतलब 2, मर मतलब, मर वो वाला मर नहीं, मर वाला मर नहीं, मर मतलब यूनिट्स। 2 यूनिट आपस में मिलके 1 यूनिट का फॉर्मेशन कर लेती है, 2 जिस्म एक जान बन जाती है। तो अगर AlCl3 डाइमर बनाएगा, है ना, 2 AlCl3 अगर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा दादा? Al2Cl6 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? Al2Cl6 बनेगा। Al2Cl6 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो दिखने में कैसा होता है Al2Cl6? क्या ऐसा ही होता है क्या?
ऐसा ही होता है क्या? Al2Cl6 जो है वो ऐसा ही होता है क्या? सर बिल्कुल ऐसा होता है। एक बात बताइए, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, वो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग कौन सी है? जल्दी बताओ। Al2Cl6 में स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग कौन सी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Al2Cl6 में स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग कौन सी है? जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। यस यस यस, हाँ। अरे क्या बात है लड़कों, जबरदस्त। सर Al2Cl6 में ये वाला जो बॉन्ड है सर, है ना सर, ये वाला जो बॉन्ड है, ये सर कौन सा बॉन्ड है? सर ये ब्रिज बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है दादा? ब्रिज बॉन्ड है ना। ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सर, ये ब्रिज बॉन्ड है कि नहीं है? हाँ, ये ब्रिज बॉन्डिंग है। Al2Cl6 में ब्रिज बॉन्ड है। और ये कौन सी ब्रिज बॉन्ड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली ब्रिज बॉन्ड है या फिर कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है? वेरी गुड, अरे गजब। कुछ बच्चों ने बताया है कि सर इसमें कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड होता है। क्लोरीन लोन पेरिस एल्यूमिनियम को देता है, ये वाला क्लोरीन लोन पेरिस एल्यूमिनियम को देता है ना। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बनता है। जहां आप लोगों को ब्रिज बॉन्ड बताया गया था वहां पर हम लोगों ने ये सारी चीज पढ़ रखी है। याद आया क्या? यस यस यस। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन देखो, इसमें अगर पूछे कितने ब्रिज बॉन्ड है, आप लोग बोलोगे सर 2 ब्रिज बॉन्ड है ना। यस, ये वाले जो बॉन्ड है 1 2 3 4, ये 4 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना। ये कौन से हैं? 4 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना। ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता आपसे, है ना, कि 4 Al2Cl6 में कितने 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो आप लोग बोलोगे ये रहे 2 2 2 4 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, डन। तो BCl3 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और Al2Cl6 AlCl3 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? डाइमर बना लेता है। क्लोरीन से एक लोन पेयर ले लेगा, 6 पहले से है 8 हो जाएंगे। यहां पर क्लोरीन से लोन पेयर ले लेगा, 6 पहले से 8 हो जाएंगे, दोनों खुश हो जाएंगे। AlCl6 ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया डाइमर फॉर्मेशन की वजह से, और यहां पर बोरोन ने ऑक्टेट कंप्लीट किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। ठीक है, समझ में आ गया तो थम्स अप करना, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना। आगे चलेंगे फिर। यस, आगे चलेंगे। हाँ जी, फटाफट से ये काम कर दो जल्दी से। यस यस यस, यस यस। 3C4 इलेक्ट्रॉन, बेटा 3C4 इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं होता। 3C4 इलेक्ट्रॉन नाम का कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है ना। 3C4 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 3C2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2C2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो 3C4 इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों ने कहीं से पढ़ा है तो वो गलत है। 3C4 इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता है ना, और ना ही मैंने कभी बताया कि 3C4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। डन हो गया? क्या बात है लड़कों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आगे आइए। और अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी सारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिविजुअल रिएक्शन की, कि जो आपका ग्रुप 13 एलिमेंट है उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर कैसी है ना, वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब मैं आपको देखो पहले से ही बता दूं एक चीज, यहां पर जो ग्रुप 13 एलिमेंट है उसमें मेनली हमें बोरोन और एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? बोरोन और एल्यूमिनियम के बारे में, कि बोरोन कैसे रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है। हमें इंडिविजुअल सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने की आज सच जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। तो कहीं पर भी आप लोग देखोगे ना, कहीं पर भी आप लोग देखोगे तो हम लोग यही देखेंगे कि भाई बोरोन ने इसके साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ने इसके साथ रिएक्ट किया। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेटा ये डिलेटेड नहीं है, हाँ ये डिलेटेड नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है ये। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट। देखो अब यहां पर एक छोटी सी चीज अभी हम लोगों ने देखी, दादा हम लोगों ने लिखा था कि जो बोरोन होता है ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कि नहीं होता? सॉलिड होता है। अब सॉलिड 2 तरह के होते हैं। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर आता है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, बोरोन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने? है भाई? अरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते थे? हम लोगों ने पढ़ा है कि सर इसमें क्या होता है, सर इसमें पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होगा, और अमोर्फस ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स का कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है ना, या फिर अरेंजमेंट होता भी है तो थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर उसके बाद अरेंजमेंट कुछ अलग हो जाता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, इतनी चीज तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो जो बोरोन होता है वो 2 तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है क्रिस्टलाइन बोरोन, एक होता है अमोर्फस बोरोन।
तो जो क्रिस्टलाइन बोरोन होता है वो अनरिएक्टिव होता है। बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, स्टेबल ज्यादा है क्योंकि इसका लैटिस बहुत मजबूत है ना। अरे यार इस माइक का क्या करें अब, मैं ब्लूटूथ वाला माइक मंगवाने वाला हूं। फिर ये माइक क्यों हिल रहा है बार बार। भाई अगर माइक हिले ना तभी बताइयो, ऐसे मजे मत लेना मतलब तुम, है ना। मजे के लिए मत बोलना, ठीक है ठीक है। हाँ मंगवाना ही पड़ेगा भाई, सर खसर आ रही है। चलो अभी मैं थोड़ा और कम हिलने की कोशिश करूंगा, है ना। हाँ इनऑर्गेनिक का भी बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो मैकेनिज्म भी याद ही रखना पड़ता है। तो इसकी बजाय मैकेनिज्म याद रखो फिर रिएक्शन याद रखो, इससे अच्छा है कि सिर्फ रिएक्शन याद कर लो, है ना डायरेक्ट। और देखो फिर ये लिखता है कि जो एल्यूमिनियम होता है ना दादा, एल्यूमिनियम जो होता है ना उसकी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जमा होती है ना। और वो जो लेयर जमा होती है वो ऑक्साइड की लेयर उसको फर्दर रिएक्ट करने से रोक देती है। हाँ चलो कोई बात नहीं, माइक को अब लिखेंगे थोड़ा धीरे 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 धीरे, है ना। मैं थोड़ा मूवमेंट कम करूंगा, है ना। मूवमेंट कम करूंगा तो थोड़ा माइक और वो खरखर जो तुम बोल रहे हो ना वो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ तो ये लिखता है कि जो एल्यूमिनियम होता है ना उसकी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जमा होती है विच प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक, है ना। वो फर्दर किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अगर आपको एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाना है किसी के भी साथ तो सबसे पहले आपको उस ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ेगा। याद है तुम्हें, आप लोग कक्षा 9 में या कक्षा 10 में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, अगर तुम्हें याद है तो, है ना। अरे यार ब्लूटूथ वाला है नहीं इधर, है ना। इस स्टूडियो में ब्लूटूथ वाला माइक ने है नहीं, तो मतलब मैं मंगवाऊंगा अभी, रुको थोड़ा सा। हाँ तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, कि वहां पर एक एक्सपेरिमेंट करते थे आप लोग, मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे, याद है। और मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आपके सर या फिर मैडम, जनरली मैडम ही होती है 9th-10th में, वो आपको एक सैंड पेपर देते थे, है ना। और सैंड पेपर से आप लोग पहले तो उसको घिसते थे, उस वाले वायर को घिसते थे ना। क्यों घिसते थे, बिकॉज उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जमा होती है। अगर आप उसको बर्न करोगे ना बर्न नहीं होगा आसानी से, तो पहले हम लोग क्या करते हैं उस ऑक्साइड की लेयर को हटाते थे और फिर उसके बाद बर्न करते थे, उसका कंबशन आसानी से होता था। तो बिल्कुल सेम वही चीज है, एल्यूमिनियम जो होता है उसकी सरफेस पे भी ऑक्साइड की लेयर जमा होती है। अगर कभी भी आपको एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाना हो तो सबसे पहले आपको उस एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड की लेयर है उसको हटाना पड़ेगा, है ना। ये चीज इसने लिखी है। अब ये तो बात हो गई भाई जो आपका क्रिस्टलाइन बोरोन है। अगर आपका अमोर्फस बोरोन है तो क्या होगा। अमोर्फस जो बोरोन होता है ना, आपका बोरोन अगर अमोर्फस फॉर्म में है, यस, और अगर आपने इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया है तब जाके ये बोरोन का ऑक्साइड बनाएगा, B2O3 बनाता है। मेरी बात समझ में आई। जब आप अमोर्फस बोरोन को ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो बोरोन का ऑक्साइड बनेगा B2O3। अच्छा, और अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं, उसको भी अगर आपने ऑक्सीजन के साथ हीट किया है तब जाके Al2O3 बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बनाता है, लेकिन हीट करने पे बनाता है, ठीक है ना। अगर मान लो कभी आपसे ये पूछ ले, अगर तुमसे कभी भी ये पूछ ले, ऐसा लिख दे कभी भी कि बोरोन है अमोर्फस फॉर्म में है ना, बोरोन है अमोर्फस फॉर्म में है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, आप लोग बोलोगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना। ध्यान रखना अमोर्फस बोरोन भी ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब आपने उसको हीट किया है। जब तक आप हीट नहीं करोगे तब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा। हीटिंग इज मस्ट, हीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात, डन। अच्छा तो सर एयर जो होता है ना उसमें मेजर कंपोनेंट कौन कौन होता है। सर एयर में एक तो कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन और दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने बात करी ली। सर नाइट्रोजन के साथ क्या होगा। नाइट्रोजन के साथ भी अगर मान लो आपने बोरोन लिया अमोर्फस फॉर्म में, ध्यान रखना वापस से, बोरोन अमोर्फस फॉर्म में है, नाइट्रोजन के साथ हीट किया तब जाके बोरोन नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा, बोरोन का नाइट्राइड बनेगा, बोरोन नाइट्राइड बनेगा। लेकिन हाई टेम्परेचर होना जरूरी है। मैं फिर कह देता हूं, अगर आपने लो टेम्परेचर लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर लिया है अमोर्फस नाइट्रोजन बोरोन के साथ, तब कोई रिएक्शन नहीं होगी। वैसे ही अगर मान लो आपने एल्यूमिनियम के साथ लिया, एल्यूमिनियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दी, तब क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा, ALN, है ना। क्या है इसका नाम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड,
ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? हाँ, इसको नोट करो। अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे फटाफट। दादा नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस यस, हो गया ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? समझ लो, वापस से मैं फिर कह देता हूं, अमोर्फस बोरोन ऑक्सीजन के साथ हीट करने पे बोरोन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, बोरोन नाइट्रोजन के साथ भी हीट करने पे बोरोन नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। बहुत बढ़िया। एक चीज और समझो यहां पर, जो एक चीज और समझने वाली है वो क्या है कि जो बोरोन ट्राइऑक्साइड होता है वो तो एसिडिक इन नेचर होता है, सारी दुनिया जानती है यार, है ना? देखो, बोरोन का ऑक्साइड, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना? तो देखो क्या क्या लिखा है, ये चीज ऑक्साइड्स का नेचर, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, फिर भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। बोरोन का जो ऑक्साइड होता है दादा कैसा होता है? एसिडिक होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। यस। और सबसे लास्ट में लिखा है इंडियम और गैलियम के जो, थैलियम के जो ऑक्साइड्स होंगे, दे आर बेसिक इन नेचर। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है ना पहले भी? ईमानदारी से बताओ, ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना? सर बोरोन नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है। ये वाले दो जो ऑक्साइड्स होते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम के, ये एम्फोटेरिक होते हैं। इंडियम और थैलियम जो होता है वो बेसिक होता है। यहां से एक चीज मुझे और पता लगती है, एक चीज मुझे और पता लगती है कि जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता जा रहा हूं, ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर इंक्रीज करता जा रहा है। ये चीज मुझे पता यहां से लग रही है, बताया था ना, है ना? डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगा। बहुत ही आसान सी चीज है, कॉमन सेंस की बात है, हम सब लोग पहले से ही जानते हैं। बताइए, क्लियर है? नोट कर लो दादा, नोट हो जाए तो बताना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यस यस यस, डन। यस, गैलियम का ऑक्साइड बेटा एम्फोटेरिक होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप भले ये वाला स्टेटमेंट ना लिखो, इतना सा लिख लो, इतना सा लिख लो, ये भी वही लिखा है जो ऊपर लिखा है ना, इतना सा लिख लोगे ना तब भी आपका काम बन जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं दादा। अब देखो एक चीज और, ये सबसे पहली रिएक्शन थी, सबसे पहली रिएक्शन थी कौन सी? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। चलो मेरे पास, मेरे साथ वापस रिपीट करो, है ना? मेरे साथ रिपीट करो। बोरोन अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। उसको रिएक्ट करवाना है तो अमोर्फस फॉर्म में लेना पड़ेगा। अमोर्फस बोरोन हीट करने पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बोरोन ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रोजन के साथ हीट करने से क्या बनाता है? नाइट्रोजन का, बोरोन का नाइट्राइड बनता है। एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ हीट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। B2O3 कैसा होता है? B2O3 इज एसिडिक इन नेचर। एल्यूमिनियम गैलियम के ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। खत्म, है ना? इतना सा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, बहुत ही आसान सी चीज है। और देखो B2O3 जो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कई जगह इसको बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हाँ, नाम सुने हो क्या इसका? सेस्क्यू ऑक्साइड, ऐसे भी लिख देते हैं कई बार। यस बेटा, सेस्क्यू का क्या मतलब है? सेस्क्यू का मतलब होता है 1.5। क्या मतलब होता है? 1.5, 1.5, 1.5 को सेस्क्यू ऑक्साइड बोला जाता है। तो यहां पर देखो, बोरोन और ऑक्सीजन जो है ना, अगर आप इनके एटम्स का रेशियो निकालोगे, सुनो ना, अगर आप बोरोन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो निकालोगे तो 2:3 मिलेगा। क्या ये रेशियो 1.5 आ रहा है क्या? हाँ जी, 1.5 आ रहा है क्या? 1.5, तो 1.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, इसी वजह से इसको सेस्क्यू ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है ना? सेस्क्यू का मतलब होता है 1.5। डन? हाँ, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। हम लोग बात करेंगे किसके साथ रिएक्टिविटी? एसिड के साथ रिएक्टिविटी। एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। हाँ, एक मैं छोटी सी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। वो ट्रिक क्या है? एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो, आप लोगों ने ऐसा सुना है कभी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स, वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, इनके साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती।
है ना। इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब आप लोग बोलोगे सर ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का क्या मतलब है, कौन कौन से एसिड्स को हम लोग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कहते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आपका डाइल्यूट HCl आ गया, जैसे आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl आ गया, है ना। इसमें जो आपको एग्जांपल ध्यान में रखते हैं ना, वो ये वाले ध्यान में रखने, कॉन्सेंट्रेटेड HCl आ गया और डाइल्यूट H2SO4 आ गया। ये जो एसिड्स होते हैं इनको हम लोग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, डन। तो सर ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन कौन होते हैं, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो आपको ध्यान में रखने हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है आपका डाइल्यूट HNO3, है ना, आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज इन्हीं की रिएक्शन हमसे पूछता है ना, इन्हीं की रिएक्शन है जो हमसे पूछता है। मेरी बात समझ में आई? यस यस यस। अरे बेटा भूल जाओ, अभी श्रेयस ने क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ो यार, तुम लोग भाई उसको छोड़ दो। HNO3 चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तब भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आपसे हम लोग पूछें कि भाई बोरोन जो है उसकी रिएक्शन आप करवाओ डाइल्यूट HCl के साथ, कोई रिएक्शन होगी क्या, आप लोग बोलोगे सर नहीं होगी, बिकॉज जो बोरोन है वो है नॉन मेटल, और नॉन मेटल जो होता है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। सर इसकी कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा दें फिर भी कुछ नहीं होगा। सर इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दें तब भी कुछ नहीं हो सकता, कोई रिएक्शन नहीं होगी। छोटी सी चीज है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस। हाँ, अब कोई बोले सर ये इनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर आप देखोगे ना, अगर नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5, तो सर ये रिड्यूस हो सकता है, और अगर ये रिड्यूस होगा तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एसिड भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसी वजह से इसको ऑक्सीडाइजिंग एसिड वाली कैटेगरी में रखा जाता है। डन, नोट कर लिया हो, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, समझ में आ गया हो थम्स अप कर देना। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान सी चीज है, मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। हाँ ठीक है, क्लियर, आगे चलें। यस यस यस, आगे चलें। चलो जी, तो अब सर मान लो आपके पास बोरोन है, आपके पास बोरोन है और इसकी रिएक्शन आपसे कहा गया कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दी, है ना। बोरोन है और सर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा बताओ, देखें, है ना। साथ में बोरोन है और उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा दी, तो क्या होगा सर, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड है कि नहीं है बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, और ये वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो सर ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो हमेशा ध्यान रखो बोरोन जब भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल जब भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो उसका H3BO3 बनाएगा, यहां पर भी H3BO3 बनेगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में बोरोन का बोरिक एसिड बन जाएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बन जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाता है। साथ में यहां NO2 बनता है और यहां पर SO2 बनता है। क्लियर है? यस। अब सर ये चीज है ना, थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। नॉन मेटल जब भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो बोरिक एसिड, है ना, इक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है, हमेशा इक एसिड बनता है। एक एसिड बनेगा और साथ में NO2 बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, और SO2 बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी आप लोग कहते हो। H3BO3, इसकी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस का पार्ट हुआ करती थी, इसकी रिएक्शंस हमारे सिलेबस का पार्ट हुआ करती थी H3BO3 की, लेकिन वो सारा पोर्शन सिलेबस से हट गया, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी के लिए वेरी गुड। और एक चीज देखो, मान लो आपके पास एल्यूमिनियम आ गया। सर एल्यूमिनियम तो मेटल है, बिल्कुल है भाई, मेटल है, क्या दिक्कत है ना। एल्यूमिनियम तो मेटल है, तो सर मेटल की रिएक्शन अगर मान लो आपने HCl के साथ करवा दी, तो क्या होगा भाई, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन बनता है, क्या दिक्कत है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
बताओ ना भाई, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सर एल्यूमिनियम की रिएक्शन मान लो मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दूं, फिर क्या होगा भैया? वही होगा, सॉल्ट बनेगा, एल्यूमिनियम का सल्फेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, पॉप साउंड, पॉप साउंड, पॉप साउंड। यस, हाँ। मान लो अगर कोई तुमसे कहे एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा दी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। इस केस में दादा क्या बनेगा? वाटर प्लस SO2 बनता है ना। और यहीं पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असली फील आती है ना। यहीं पर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असली फील आती है जब हमें कुछ रिएक्शंस याद करनी पड़ती है, ठीक है ना। हाँ, पॉप साउंड। तो यहां पर आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच लिखो, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन इस केस में H2 बनेगा और साथ में SO2 गैस रिलीज होती है। डन। ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है ना। पूछता जनरली बोरोन के लिए है, एल्यूमिनियम का तो सबको पता होता है कि मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन अगर मान लो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो साथ में SO2 भी रिलीज होता है। इंपॉर्टेंट है बोरोन वाला, कि बोरोन के साथ अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एसिड लिया है तो एक एसिड तो बनेगा ही, HNO3 है तो NO2 गैस बनेगा, और H2SO4 है तो SO2 गैस बनेगा। ठीक है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्लियर? नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। हाँ जी, मैं साइड हो गया हूं। जो लोग नोट्स नहीं बनाते वो लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो नोट्स बनाते हैं बहुत अच्छी बात है। हो गया क्या? डन, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताने जाता हूं। मान लो, हाँ, मान लो आपसे कोई ये पूछ ले, क्या पूछ ले सर? कई बार ना वो ऐसे लिख देता है, एल्यूमिनियम है और इसकी रिएक्शन 80% HNO3 के साथ रिएक्ट करवाना है। देखो यहां पर एल्यूमिनियम के साथ या फिर बोरोन के साथ, जैसे यहां लिखा है ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, वो क्या करेगा? आपसे ये लिखेगा 80% HNO3, या फिर पता है क्या लिखेगा? या फिर ऐसे लिख देगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। 80% HNO3 का मतलब क्या है? कि ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। 80% का मतलब समझते हो क्या? अगर मान लो 100 ग्राम है ना, तो 100 ग्राम में से सिर्फ 20 ग्राम पानी है, 20 ग्राम पानी है और 80 ग्राम एसिड प्रेजेंट है, इसी वजह से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। क्या लगता है क्या होगा? है भाई, क्या होने वाला है? क्या लगता है? पढ़ा है कभी? क्या होने वाला है सर? इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, ये चीज समझने वाली है, ये चीज समझने वाली है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, फेंका नहीं करे आलू और बैंगन, है ना। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो 80% HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। क्यों रिएक्ट नहीं करते? वापस से, ये बहुत भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है 80% HNO3। इनकी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन कर देता है और ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, फिर ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। फेंका नहीं करें आलू और बैंगन, आप इसको इस तरह से मतलब ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, फेंको नहीं करें आलू और बैंगन, है ना। तो ये भी आप लोग एक ट्रिक की तरह ध्यान में रख सकते हैं। रिएक्शन नहीं करने का रीजन क्या है? रिएक्ट नहीं करने का रीजन है ये हाईली भयंकर जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ये एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करके उसकी सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा, और वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है उसकी वजह से फर्दर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, है ना। तो इसको आप लोग इस तरह से ध्यान रखें, फेंको नहीं करें आलू बैंगन, है ना। ये ट्रिक है छोटी सी, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। डन डन डन, क्लियर है? हाँ, है ना। ये छोटी सी चीज है बेटा, आप लोग इसको ध्यान में रखोगे, बहुत आसान है, ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो, है ना। जितना, अब देखो ये सारी चीज ना एक बार में याद नहीं होगी, मैं मानता हूं, एक बार नहीं, हो ही नहीं सकता, रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे अच्छा क्या है, क्लास खत्म हुई ना, क्लास खत्म होने के बाद एक बार उसी दिन रिवाइज कर लो, और जब अगली क्लास में आओगे ना वापस, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार फिर से 5 मिनट उठा के देख लो,
फिर से सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, है ना, सब कुछ याद आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कलीज, है ना, अल्कली के साथ रिएक्शन। ठीक है, अल्कली के साथ रिएक्शन मतलब एसिड के साथ देख लिया, अब अल्कली के साथ देख लेते हैं। जैसे बोरोन लिया आप लोगों ने ना, ऑब्वियस है बोरोन कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, अमोर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, अमोर्फस फॉर्म में बोरोन है। और इसने किसके साथ रिएक्ट किया, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किया। NaOH अल्कली होता है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता है, क्या बनाएगा, NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट। क्या बनता है ये, सोडियम मेटाबोरेट इसको बोला जाता है, सोडियम मेटाबोरेट इसको कहा जाता है। डन। और वैसे ही मान लो एल्यूमिनियम ले लिया आप लोगों ने, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, तो क्या होगा सर, NaAlO2 बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बोला जाता है इसको, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। ये रिएक्शन कक्षा 10th में पढ़ते हो आप लोग दादा, ये 10वीं क्लास में पढ़ी थी आप लोगों ने रिएक्शन, याद है क्या? हैं जी, अरे बोलो ना, ये रिएक्शन 10वीं क्लास में पढ़ी होती ना आप लोगों ने, 10th क्लास में। अरे साथ में H2 भी तो बनेगा भाई, हाइड्रोजन भी तो रिलीज होगा। ये लो, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। बहुत आसान सी चीज है। यस, हाँ जी, बहुत ही आसान सी चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। अमोर्फस बोरोन है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करेगा। एल्यूमिनियम है, NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, NaAlO2। NaAlO2 को लिखने का एक और तरीका भी है, NaAlOH4 भी लिखा होता है कई जगह पर ऐसे, है ना, अभी वो भी मैं रिएक्शन बता दूंगा। दोनों में से कुछ भी लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है ना, बहुत आसान सी चीज है। देखो ये लिखा हुआ, देखो यहां पर ये रहा, एल्यूमिनियम है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्वस लिख दिया, इसका मतलब पानी तो प्रेजेंट है ही, NaAlOH4। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसका नाम आपके सामने लिखा है। कई जगह पर इसको NaAlO2 भी लिख देते हैं, आगे चल के ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखो, अगर कहीं पर ये लिखा है तब भी सही है, ये लिखा है तब भी सही है, ठीक है ना। इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग नाम लिखना सीख ही लेंगे, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एलिमिनेट 3, है ना। इसका नाम हम लोग सीखना, अगला जो चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये वाली चीज इसीलिए बताइए आप लोगों को, ये लिखा है NaAlO2 या फिर ऑप्शन में ये लिखा है, दोनों में से कुछ भी हो उसको आप टिक कर सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। डन। सर मेरे बोर्ड्स में आया था। अच्छा बोर्ड्स में, इतना याद है तुम्हें कि बोर्ड्स में आया था मेरे, क्या बात है। फिर तो भाई तुम ये रिएक्शन भी याद कर ही लोगे, जिसको ये याद है आज से 1 साल पहले उसके बोर्ड्स में क्या आया था, वो रिएक्शन तो याद कर ही लेगा ना यार। अच्छा कोविड में थे 10वीं क्लास में, वाह वाह, कोविड, क्या बात है। अच्छा तुम उस प्रजाति के मेंबर हो, है ना। चलेंगे आगे, चलें। नाम लिखना आता है बस, बहुत, फिर तो क्या दिक्कत है यार, बहुत अच्छी बात है, फिर तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। आओ देखें, आओ देखो क्या लिखता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ये बताने की जरूरत है क्या, आपका एक एलिमेंट है M, मैंने लिख दिया M लिख दिया, है ना, एक एलिमेंट है M, ये ग्रुप 13 एलिमेंट है ना। कौन सा दादा, ग्रुप 13 एलिमेंट है, जनरलाइज कर दिया है मैंने M से। उसकी रिएक्शन अगर मैं हैलोजन के साथ करवा दूं, H2 के साथ, तो क्या बनेगा, MX3 बनेगा, है ना, ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे बोरोन अगर आपने लिया तो BX3 बनेगा, BF3, BCl3, BBr3। एल्यूमिनियम लिया तो AlCl3, AlF3, ये सारा सब कुछ बनेगा ना, ये सारी चीज हम लोग जानते ही हैं। और अगर आपका ट्राई हैलाइड है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये भी हम लोग जानते हैं। बोलो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो लुइस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है? हाँ, इसको नोट कर लो, इस पे मुझे कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस पे मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो इसमें एक क्वेश्चन और आता है, बोरोन के हैलाइड्स का बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछा जाता है, और साथ साथ और क्या पूछा जाएगा, वो लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा सकता है। दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया पहले। डन। अरे नोट कर लिया भाई लोगों, जाग रहे हो ना, रिएक्शन हो गई है बहुत ज्यादा, है, उबासी तो नहीं मार रहे हो भाई, उबासी तो नहीं मार रहे हो। आओ, और हम लोग सबसे लास्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। सबसे लास्ट रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर।
यस, आओ जी आओ, आओ जी आओ। देखो क्या लिखता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में एक चीज आप ध्यान रखो, जैसे आपने बोरोन लिया, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। आप चाहे कोल्ड वाटर ले लो, हॉट वाटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्यूमिनियम होता है, वो भी वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। ये चीज ध्यान में रखना है। रीजन क्या लिख सकते हो, बोरोन जो होता है दादा वो नेटवर्क सॉलिड होता है, बहुत जबरदस्त इसकी स्ट्रक्चर होती है, बहुत शानदार इसका लैटिस होता है, इस वजह से उसकी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होती। और अगर एल्यूमिनियम की बात करो तो सर इसकी सरफेस पे तो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है, और ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन की वजह से ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सर बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ गया सर। तो सर अगर मान लो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ ले अगर वो मुझसे कि क्या गम है, मेरे से पूछ ले कि आपके पास वाटर की जगह क्या है, स्टीम है भाई। ना तो कोल्ड वाटर दे रखा है, ना हॉट वाटर दे रखा है। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा अमोर्फस ले लो, चाहे कोई सा बोरोन ले लो, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ वाटर के साथ उसकी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कहे कि वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। हमेशा ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हमेशा ध्यान दो, जब भी स्टीम के साथ रिएक्शन करवाओगे ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे मान लो एल्यूमिनियम ले लिया आप लोगों ने, एल्यूमिनियम है वो वाटर के साथ आपने स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई है ना, तो क्या होगा सर, ये भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहां पर लोग थोड़ा सा चकमा खा जाते हैं ना, तुम्हें नहीं खाना है, समझ रहे हो मेरी बात को, तुम्हें नहीं खाना है। यस, बोरोन और एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपने स्टीम के साथ रिएक्ट करवाई तो दोनों रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अगर तुमसे कोई पूछे गैलियम इंडियम का क्या होगा, तो सर ये भी वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते है ना, नो रिएक्शन, इनकी भी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, हाँ डन डन। आगे कहानी समझ में। थैलियम I3, बेटा थैलियम I3 में थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता, ये तो बताया तो था यार। थैलियम I3 में जो थैलियम है बेटा, थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +1 के कंपैरिजन में, है ना। +1 इज मोर स्टेबल देन +3। तो थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये इस तरह से रिएक्ट कर सकता है, Cl+ I3- है ना, थैलियम +I3-, ठीक है ना, ये इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। ये बता तो दिया था थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, या उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम स्टेबल होती है, आयोडीन की साइज वैसे ही बहुत बड़ी है। ठीक है डन, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब इसके बाद इसी के साथ हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस हो गई है खत्म। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, हाँ मैं आपके सामने क्वेश्चन देने जा रहा हूं। क्वेश्चन को गौर से पढ़ो और अपने दिमाग के, हाँ एक्स भाई हेलोजन है, ओ भाई क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है सर। यहां पर एक्स क्या है बेटा, ये एक्स वो नहीं है जो तू सोच रहा है, ये एक्स क्या है, हेलोजन। ये तेरा या तेरी एक्स नहीं है, ये एक्स हेलोजन है, जो तू सोच रहा है वो नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ आ जाओ, इस क्वेश्चन का पोल दूंगा मैं आप लोगों के सामने। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा, स्टार्ट कर देते हैं। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर 30 सेकंड का पोल है, ईमानदारी से क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ो। लिखता है कि 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं B2H6 में। B2H6 की स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता रखी है, और क्योंकि वो बोरोन का एक कंपाउंड है तो इसी वजह से B2H6 पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ तो फटाफट से बता दो जरा, आपकी स्क्रीन पर है पोल, आप लोगों की स्क्रीन पर है, खटाखट से जवाब दे दो पोल का। इससे तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी, है ना, कुछ कुछ नई चीज सीख भी जाओगे तुम लोग। हो गया क्या पोल खत्म। 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या बात है सर। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। बस बस 73, बहुत कम है भाई, बहुत कम है
है ना, बहुत ही कम है। लीडर बोर्ड आपके सामने, सजल, पंडित श्रीधर आचार्य, वाह, प्रेरणा गांधी, वैभव और विश्वेश्वर, बहुत बढ़िया दादा। जिन लोगों ने जवाब दिया है सारे लोग बधाई के पात्र हैं भाई। ये सॉरी जो आपका B2H6 है, इसकी स्ट्रक्चर हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, इसी वजह से ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। B2H6 मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। B2H6 की शक्ल तुम्हें दिखने में कुछ ऐसी होती है। यस, B2H6 की शक्ल दिखने में तुम्हें कुछ ऐसी लगेगी। इसमें सर ये वाला जो बॉन्ड है, सर ये वाला जो बॉन्ड है, इसको आप लोग 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते थे। सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सॉरी ब्रिज बॉन्ड है, और इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सारे के सारे 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। याद आया कुछ लोग? अबे कुछ तो याद आया भाई लोगों, याद आया? यहां पर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि यह नॉन प्लेनर होता है। मैक्सिमम 6 एटम्स ऐसे होते हैं जो एक ही प्लेन में हो सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से बाहर, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के अंदर होता था। बॉन्ड लेंथ जो होती थी वो इन ब्रिज बॉन्ड की ज्यादा होती थी। यस, और बॉन्ड एनर्जी भी ब्रिज बॉन्ड की ज्यादा हुआ करती थी। ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ये चीज याद होगी। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से दादा, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बोरोन ट्राइहैलाइड फॉलोज द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा? ये 2023 का क्वेश्चन है। फटाफट से देख लो। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। हाँ, पोल आ गया, पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है। यस यस यस, फटाफट आ जाओ। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है भाई, अभी थोड़ी देर पहले लिखवा दिया था ये तो। लुईस एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, इसमें भी कई लोग फंसेंगे मुझे पता है। मैं बता रहा हूं तुम लोग, कई लोग फंसोगे तुम, मुझे पक्का पता है। तुम गलत करोगे, कई लोग क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे वो। हाँ, पोल होने जा रहा है खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है। रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है पोल का। ये देखो, मैं कह रहा था ना तुम्हें, मैं कह रहा था तुम लोग फंसोगे। ये वो 21% लोग हैं जो किसी क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। पंडित श्रीधर आचार्य, अग्निवा, फिर उसके बाद वंश, प्रेरणा और प्रसून। बहुत बढ़िया। अबे ओ अकल के अंधों, अपने दिमाग के द्वार खोल के रखो और मेरी आंखों से देखो। क्वेश्चन में तुमसे बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर नहीं पूछा है, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग नहीं पूछा है तुमसे, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है भाई। बैक बॉन्डिंग BF3 में सबसे जबरदस्त होती थी। ये होता था बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर। लेकिन मुन्ना, मेरे से बैक बॉन्डिंग नहीं पूछा है, मेरे से लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। वो इसका ऑपोजिट होगा मेरे भाई। मैं कह रहा था तुम लोग फंसोगे। फंस गया ना, मुझे पता ही था। हाँ, आओ देखो एक और क्वेश्चन 2021 का। ये बताने की जरूरत है क्या? इसको वापस करने की जरूरत नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गेस्ट बैक डोनेशन इज पॉसिबल? स्ट्रॉन्गेस्ट बैक डोनेशन, या 3 बार आ गया ये क्वेश्चन BF3। ये 2021 में क्वेश्चन। मैं ये सारे क्वेश्चन से ये बताना चाहता हूं, जो जेईई मेंस का क्वेश्चन आता है ना, वो इतना फालतू सा क्वेश्चन आता है, इतना आसान क्वेश्चन आता है। अगर आपके जो नोट्स हैं उसको ईमानदारी से आप लोग पढ़ के चले जाओ ना, तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है। लेकिन नोट्स अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन करवा के मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। आओ एक और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाँ, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन अमोर्फस फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ टाइप M2O3। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? ये 2023 6 अप्रैल का क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? बिना कुछ सोचे समझे मैं पोल तुम्हारी स्क्रीन पर दे रहा हूं, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बता चुका हूं, है ना। हाँ जी, फटाफट बताओ इसका जवाब। सर इतने आसान क्वेश्चन से कंपटीशन बढ़ जाएगा? बेटा कोई कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। इतना आसान क्वेश्चन आएगा ना, फिर भी 50% लोग गलत करके आएंगे। देखो अभी तुम्हारे सामने 5 मिनट पहले क्वेश्चन करवाया था, 21% लोगों ने गलत किया ना क्वेश्चन।
वो 5 मिनट पहले करवाया था, फिर भी 21% लोग गलत करके, तो सोच के देखो, कोई 2 महीने पहले पढ़ेगा, 1 महीना पहले पढ़ेगा, 3 महीने पहले जिसने पढ़ रखा होगा वो पक्का गलत करके आएगा, है ना। हाँ, तो कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ता। आइए, आ गया तुम्हारे सामने मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा, देखना ये वाला क्वेश्चन भी गलत करेंगे कई लोग, मैं बता रहा हूं तुम्हें, निपटेंगे इसमें भी कई लोग। ये देख लो, कर दिया ना, 23% लोग ये क्वेश्चन गलत कर गए। समझ ही नहीं आया क्यों। कौन कौन है लीडर बोर्ड में, सबसे ऊपर है वंश, अग्निवा, फिर उसके बाद श्रीधर, फिर उसके बाद करण और ऋतिक ठाकुर। बहुत अच्छा बेटा। अभी बताया था कि B2O3 एसिडिक होता है, ये दोनों ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। सिर्फ थैलियम का ऑक्साइड है वही कैसा होता है, बेसिक होता है। एक ही ऑक्साइड बेसिक होता है, सिर्फ ग्रुप 13 में एक ही ऑक्साइड है जो बेसिक है, फिर भी बताओ 23% लोग गलत करके क्वेश्चन को, है ना। तो ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखो 2022 का क्वेश्चन है, 26 जून 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछिए तुमसे। पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है। कितने आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से मैं फिर कह देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि नोट्स और आपकी एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स अगर तुम लोग ईमानदारी से पढ़ लोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा एनसीईआरटी तो हलवा है तुम्हारे सामने, है ना। तो इन्हीं से क्वेश्चन आएगा भाई, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना ज्यादा फायदा है। देखो सीधी सी बात तो ये है, और जिसको नहीं समझ में आएगा ये बात, वो जब एग्जाम देके आएगा तब उसको समझ में आ जाएगी, है ना। क्या कह रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बताओ। हाँ जी, पोल होने जा रहा है खत्म। अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को, ये तो 100% वाला क्वेश्चन है ना, कि 100% सही हो सब लोगों का। चलिए जी, रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। 82% लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। शिवम, फिर उसके बाद पंडित श्रीधर, नितिन, अग्निवा और हाइपर बोला। वाह। देखो अभी बताया था डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई लोगों। आओ देखें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यह क्वेश्चन है 2019 का, 10 जनवरी 2019 का। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू, बताइए जरा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, पोल में दे देता हूं। पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है। पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है। यस, हाँ जी, बताइए जरा क्या होने वाला है। तुम्हारा दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, क्या दोनों एक ही बात कह रहा है, फिर वो कहानी सही है ना। जब दिल और दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए तो किसकी सुननी चाहिए, दिमाग की सुनो बे। हाँ, दिल के सुनने वाले लोग पीछे रह जाते हैं फिर। आओ देखें, आओ सर देख लेते हैं रिजल्ट। क्या बात कर रहे हो भाई, क्यों, अरे यार क्यों, केशव, अग्निवा, करण, सजल और फिर उसके बाद वैभव गोयल। अरे क्यों मुन्ना, क्यों। अरे यार बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते क्या, है। डायगोनली अलाइन है भाई, डायगोनली। और डायगोनली अलाइन एलिमेंट जो होते हैं ना, उनका अलग लफड़ा है। यस, आ जाओ फिर। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ग्रुप 13 एलिमेंट्स हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में जो बच गया पोर्शन है ना, जो बचा हुआ पोर्शन है, वो पोर्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। वो भी कहानी तुम्हें बता दी जाएगी, क्लियर है ना, तुम उसकी टेंशन मत लेना। ऑल राइट। हाँ, लेकिन अभी नहीं कर रहे क्योंकि यार वो सिलेबस से वैसे ही हट गया, तो क्यों हम लोग अपना टाइम खराब करें। क्या पता उससे क्वेश्चन ना पूछे, है ना। तो लास्ट में उसकी या तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, रिकॉर्ड करके तुम्हें जो पढ़ना चाहे वो बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। आ जाओ, अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चल रहे हैं किस पे, ग्रुप 14 एलिमेंट्स पे। किस पे चल रहे हैं अब हम लोग, ग्रुप 14 एलिमेंट्स पे, ठीक है।
आइए जनाब, ग्रुप 14 एलिमेंट्स में सबसे पहले चीज कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मुझे बताने की जरूरत है क्या? मुझे बताने की जरूरत है क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सर कार्बन आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यही आते हैं, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। कहे शिव जी सुने पार्वती, क्या कहे? कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है ना? इस तरह से आप लोग याद रखते थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं तुमसे पूछूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर ये होता है देखो 2s2 2p2, है ना? सर ये होता है 3s2 3p2, 4s2 4p2, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ns2 np2 हो जाएगा। बताओ, ns2 np2 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। सर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं, जल्दी से बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली, ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली या तो ये +4 शो करेंगे या फिर +2 शो करेंगे, है ना? या तो ये +4 शो करेंगे या फिर +2 करेंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कभी कभी ये -4 भी शो कर सकते हैं, है ना? लेकिन जनरली ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की इनकी टेंडेंसी होती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको अक्रेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं, है ना? इस अक्रेंस में से जितनी चीज तुम लोग जितनी शॉर्ट में लिख पाओ ना अपने नोट्स में, जितनी शॉर्ट्स में जितना छोटा लिख पाओ उतना छोटा लिखना। क्या लिखता है कि जो कार्बन होता है ना, मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट है इन द वर्ल्ड, बहुत जबरदस्त वर्सेटाइल होता है ना? ये बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है और इतना ज्यादा वर्सेटाइल है कि एक पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कार्बन पे चलती है ना? जिसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अभी अभी आप लोग खत्म करके आए हो। तो इतना वर्सेटाइल होता है कार्बन के। आप लोग 3 आइसोटोप पढ़ते थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये जो 14 होता है दादा, ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। यस, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका हाफ लाइफ देख रहे हो 5770 साल होता है। और सर ये कार्बन डेटिंग में यूज होता है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। सर डेटिंग, जैसे डेटिंग का नाम सुना कई लोगों की ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी और मन में एकदम गुब्बार सा फूटा होगा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई होगी। लेकिन अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कीजिए, ये वो वाली डेटिंग नहीं है जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो। ये होती है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। ये कार्बन डेटिंग होती है जिससे आप पता लगाते हो, एज ऑफ अर्थ पता लगा सकते हो। कई बार आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि यहां पर ऐसे कंकाल मिले हैं, ये कंकाल 2000 साल पुराने हैं, है ना? कैसे पता लगता है? कार्बन डेटिंग से पता लगता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है केमिकल काइनेटिक्स के साथ, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, फॉर्मूला भी लिखाया जाता है ना? वहां पर ये सारी चीज आप लोग पढ़ते हो। डन? जो सिलिकॉन होता है इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब देखो एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, उसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। टिन जो होता है ना, टिन SnO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है कैसेटेराइट। कई बार ये फॉर्मूला पूछ लेता है। और जो लेड होता है वो गैलेना की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम गैलेना PbS इसका फॉर्मूला है ना? ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है ना? हाँ, मुझे पता है। एक मेरा भाई बोल रहा है, सर बताओ अब तो कार्बन भी डेटिंग कर रहा है और हम लोग ही डेटिंग नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? तो बेटा इसका एक सीधा सा जवाब है, मैं बताता हूं तुम्हें। अभी अभी तो सुबह उठा है, एक काम करना, शीशे के सामने खड़ा होना, मुंह धो के अपनी शक्ल शीशे में देख लेना। जैसे शक्ल देखेगा तुझे पता लग जाएगा कि क्यों तू डेटिंग नहीं कर रहा, है ना? फिर किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ठीक है, ये काम अभी कर लेना, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा दिमाग में, ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद जो अल्ट्रा फॉर्म होती, अल्ट्रा प्योर फॉर्म होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन की, वो कहां यूज होती है? वो यूज होती है बेटा ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर बनाने में। कहां यूज होती है? ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर बनाने में। ठीक है, डन? यस। हाँ जी। व्हाट अबाउट ए गर्ल? नहीं यार, उन पे नहीं, उन पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेने के देने पड़ सकते हैं, है ना? हाँ, वो कंपटीशन एक्चुअली क्या है ना, ये मैं लड़कियों के लिए इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जो कंपटीशन है इंजीनियरिंग फील्ड में,
वो लड़कों में है ना, बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे अगर कोई मैकेनिकल ब्रांच ले ले उसके लिए तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो कंपटीशन लड़कों के लिए ही है, उनके लिए नहीं है। यस, हाँ। तो ये नोट कर लिया हो तो डन लिख देना दादा, अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर आगे चलते हैं। फटाफट बताओ जरा, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। अल्ट्रा प्योर, अल्ट्रा प्योर, अल्ट्रा प्योर का मतलब अल्ट्रा प्योर क्या होता है? मतलब प्योर, बहुत ज्यादा प्योर, जैसे 99% प्योर है, 99.9% प्योर है, वो अल्ट्रा प्योर है ना। हाँ, तो मतलब ऐसा है ना, जैसे मान लो मेरी जो कॉलेज थी, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मैं ग्रेजुएट हूँ एनआईटी जयपुर से, है ना, और मेरा ब्रांच था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। तो बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब बाय एजुकेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो हमारी जो ब्रांच थी उसमें कंप्यूटर साइंस में जनरली गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे अगर मैं अपनी ब्रांच की बात करूँ तो हम लोग, हमारा जो बैच था वो 90 लोगों का बैच था, उसमें से लगभग 30% गर्ल्स थी। और लगभग ये रेशियो जो होता है वो कंप्यूटर साइंस में भी था। जनरली आईटी और मतलब इसमें ना आपको ज़्यादा वो मिलती है, लड़कियां जनरली इनको चूज करती। और वहीं पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो जिनकी ब्रांच थी मैकेनिकल, ठीक है ना। तो अब होता क्या था ना कि मैकेनिकल में जो पूरा बैच था, एक पूरा बैच है ना, उसमें सिर्फ 2 ही लड़कियां थी। 90 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। तो जनरली वो बेचारे जो मैकेनिकल वाले मेरे दोस्त थे, जनरली आईटी और कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ही पाए जाते थे, वहीं पर मिलते थे। मैं जब भी अपने डिपार्टमेंट से निकलता, शुरू शुरू में गया तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा लफड़ा क्या है ये, साला इनका डिपार्टमेंट अलग है और मेरे डिपार्टमेंट से उनका डिपार्टमेंट था भी बड़ा दूर। तो मैं देखता था वहीं पाए जाते हैं मेरे डिपार्टमेंट में। पूछता, मैंने कहा इधर कैसे? अरे बोले ऐसे आ गए आज, ऐसे घूमते घूमते आ गए। थोड़े दिनों बाद मुझे पता लगा कि इनके घूमने का रीजन क्या है। है ना। हाँ, आ जाओ। अब भाई ऐसे मत कर लेना, बहुत सारे लोग सोचेंगे सर मैंने तो मैकेनिकल लेना ही नहीं है। अब ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। हाँ, ये बताया था ना मैंने। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। यस, अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। श्रद्धा की कौन सी ब्रांच थी? बेटा श्रद्धा वहीं मिलेगी फिर, मतलब यहां तो मिलनी नहीं है मैकेनिकल वगैरह में, है ना। हाँ, तो फिर लोगों पे थोड़ा सा ना, बच्चों पे तरस आया, तो फिर क्या किया कि गर्ल्स के लिए कोटा बढ़ा दिया गया ना, अभी थोड़ा रिजर्वेशन दे दिया गया उनको, तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा मोटिवेशन सा रहेगा। आइए, हाँ, तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दादा, वो नोबल गैस NH2 NP2 होता है जनरली, है ना। NH2 NP2 होगा, कुछ केसेस में NH से पहले N-1D के इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, लेकिन वैलेंस शेल का अगर मैं बात करूं तो NH2 NP2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होंगे, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 होंगे ना, 2 2 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइए अगली हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। हाँ, आगे अब इधर पढ़ लो यार, अरे तुम पढ़ लो। हाँ, अब मिल गया ना मोटिवेशन तुम्हें, आईआईटी में जाने का एक और मोटिवेशन मिल गया ना, तो पढ़ाई करो ना फिर। हाँ, आइए। कोई कह रहा सर आपकी मैम भी एनआईटी जयपुर से ही है क्या? हाँ बेटा, एनआईटी जयपुर से हैं वो भी। हाँ, आओ देखो आओ। अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि तुम रेडियस का ऑर्डर बताओ, रेडियस का ऑर्डर बताओ, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में से किसकी ज्यादा होगी? ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं और एक है आपके सामने ग्रुप 14 एलिमेंट्स। हाँ, जल्दी से बता दो, ग्रुप 13 एलिमेंट और ग्रुप 14 एलिमेंट्स में से किसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए? चलो पढ़ लो पढ़ लो। अरे इसको एटॉमिक प्रॉपर्टीज को खत्म करते हैं आज। हाँ, एटॉमिक प्रॉपर्टीज को खत्म करते हैं। तो तुमने हल्के में ले रखा है मुझे, है? बताओ मतलब ना। अबे पढ़ लो भाई इधर, देखो किसकी ज्यादा होगी रेडियस, जल्दी बोलो ना। ग्रुप 13 ग्रुप 14। सर लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस जो होती है वो छोटी होती जाती है, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स की साइज छोटी होगी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रुप 13 एलिमेंट में भी, ग्रुप सॉरी 13 तो पढ़ लिया ना, ग्रुप 14 एलिमेंट में अगर मैं तुमसे पूछूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टिन और लेड, है ना, SnPb। अगर इसमें तुमसे रेडियस का ऑर्डर पूछे, अगर इसमें तुमसे रेडियस का ऑर्डर पूछे तो वापस से बोल दोगे क्या दिक्कत है सर, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। सर कोई दिक्कत नहीं है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करेगी विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। यहां पर जो चीज लिखा है ना, जो पॉइंट जो लिखा है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, लेकिन जब आप कार्बन से सिलिकॉन में जाओगे ना तो साइज एकदम से ज्यादा बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और जैसे जैसे तुम लोग सिलिकॉन से आगे जाते जाओगे साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? कार्बन से सिलिकॉन जाओगे साइज एकदम से ज्यादा बढ़ेगा, सिलिकॉन के बाद जाओगे साइज बढ़ेगा तो सही, लेकिन साइज उतना नहीं बढ़ेगा जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, देयर आफ्टर फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ए स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। थोड़ा सा ही। कोई कह रहा है सर टिप्स दे दो कॉलेज में पहुंचने के बाद क्या करना है। अब दादा कॉलेज में पहुंच तो जा, टिप्स भी देंगे बाद में, है ना, लास्ट में देंगे। जब मैं रिवीजन करवाने आऊंगा ना वापस, तब तुम्हें टिप्स भी देंगे क्या करना है कॉलेज में पहुंचने के बाद। हाँ आओ। तो अगर कोई तुमसे इसका रीजन पूछे तो रीजन वापस से वही है कि जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखते हो 2s2 2p2, है ना। कार्बन के बाद कौन आता है? सिलिकॉन आता है, वो होता है सर 3s2 3p2। यस, सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? जर्मेनियम आता है 4s2 4p2। अब देखो हो क्या रहा है, जब आप कार्बन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से जर्मेनियम जा रहे हो ना, तो यहां पर बीच में कौन आएगा? 3d इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, और 3d इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है। अगर 3d इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4p इलेक्ट्रॉन है ना और जो 4s इलेक्ट्रॉन है उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप लोग सोच रहे हो ना उससे ज्यादा अट्रैक्शन है। और जब अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब साइज हल्की सी छोटी हो जाएगी। जितना आप सोच रहे थे उतनी साइज नहीं बढ़ेगी, सिलिकॉन से जर्मेनियम में जाने में साइज थोड़ी कम बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो आप सिलिकॉन से जर्मेनियम गए और जर्मेनियम से टिन जाओगे, देखो यहां पर आएगा तुम्हारा 5s2 5p2, तो यहां 4d के 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये जो 4d के 10 इलेक्ट्रॉन है इनका भी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर होता है। अगर आप लोग लेड की तरफ जाओगे तो वो हो जाएगा 6s2 6p2, यहां तो 4f और 5d के इलेक्ट्रॉन्स भी और आ जाएंगे। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो इनर शेल के डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगना चाहिए उससे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। साइज जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती, थोड़ी कम बढ़ती है। मेरे हिसाब से बात कहानी क्लियर हो गई है। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप करना, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, आगे चलेंगे। फटाफट बताओ। हाँ जी फटाफट। यस यस यस, जल्दी बोल दो दादा, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया हो गया हो गया, डन डन डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बड़ा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है। एक आपके सामने दिया है ग्रुप 13 एलिमेंट्स और दूसरा दिया है ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे यही पूछा जाएगा कि सर बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे सर ग्रुप 14 एलिमेंट्स की साइज छोटी है, साइज छोटी होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, एक एक्सेप्शन आता था, याद है क्या तुम्हें दादा? एक एक्सेप्शन आता था, याद है क्या तुम्हें? इस वाले केस में एक एक्सेप्शन बताया गया था तुम्हें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, याद आया क्या? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर तुमसे पूछे, कुछ याद आया क्या? डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, करती है, लास्ट में जाके आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। छोटा सा एक्सेप्शन, पीबी की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एसएन से ज्यादा होती थी, है ना। तो जो एक्चुअल ऑर्डर बनता है वो ये बन जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन, ये ऑर्डर बन जाता है ना। ये ऑर्डर तुम्हें बता दिया गया था। ये एक्सेप्शन हम लोग पढ़ चुके थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वहां पर, है ना।
ये एक्सेप्शन हम लोग वहां पढ़ते थे। रीजन तुमसे पूछ ले, रीजन वापस से वही है कि भैया पीबी में हो क्या रहा है सर, पीबी में हो क्या रहा है, पुअर शील्डिंग लग रही है किसकी, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की, और डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा है, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे, पीबी थोड़ा सा पहले आ जाता है, और रीजन आप लोग चाहो तो क्या लिखोगे, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और उसमें भी ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है, एफ वाला है ना, क्योंकि एफ के इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है ना, एफ के इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा और उनका शील्डिंग इफेक्ट भी काफी पुअर होता है। डन। हो गया। चलो लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। लास्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला वही क्वेश्चन, ग्रुप 13 एलिमेंट और ग्रुप 14 एलिमेंट में से अगर जनरली ऑर्डर पूछे तुमसे, एक पर्टिकुलर पीरियड में ये ऑर्डर में पूछ रहा हूं आपसे, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वापस से यही पूछोगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स की साइज छोटी होती है और साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर आपके सामने लिखा है। एक्चुअली होता है क्या, देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो हो क्या रहा है, कार्बन की सबसे ज्यादा होती है मान लिया, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम होती है, और जो लेड होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एक्सेप्शन आ रहा है ना वो कहां आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेड में आता जा रहा है, बिकॉज लेड में ही वो जो इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डन है ना। तो अब ये वाला ऑर्डर होता है, जो एक्चुअल ऑर्डर बनता है ना वो ये बन जाता है कि कार्बन के पास बाद कौन आ जाता है, पीबी आ जाता है, कार्बन के पास बाद कौन आ जाएगा, पीबी आ जाएगा। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सॉरी इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होती है ना, ये 1.9 होता है, ये लगभग 1.8 के बराबर होता है। आपको याद नहीं रखना है, मतलब ये डेटा आपको याद नहीं रखना है कि 1.9 होता है या फिर 1.8 होता है, डजंट मैटर। हमें ये ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होता है ना। क्लियर क्लियर, समझ में आ गई बात। डन डन डन, हो गया क्या यहां तक। चलिए फिर, बस बस बस। डीपीपी बेटा, हाँ डीपीपी आज वाली एक्चुअली फर्स्ट क्लास में भी तो डीपीपी के नाम पे कुछ था नहीं, है ना, डीपीपी के नाम पे कुछ था नहीं। आज मैं डीपीपी देना भूल गया हूं, तो अभी मैं डीपीपी दूंगा। हो सकता है आपको लेट अपडेट हो, लेकिन हो सकता है हो जाए शाम तक, जब क्लास खत्म होगी ना, तीनों क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको मिल सकती है ना डीपीपी। तो चलिए फिर, आज का होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है जो भी आपको पढ़ा दिया उसको रिवाइज करके आना है, ठीक है। दूसरा, जो अपना मॉड्यूल है ना, जो आपका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 1 है, मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 1 है उसमें ग्रुप 13 एलिमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तक के सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो यहां तक, ठीक है ना। ये काम आपको करना है। ऑल राइट, चलिए फिर आज का सेशन हम लोग कर देते हैं खत्म, ठीक है। मॉड्यूल नहीं है तो मॉड्यूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको डीपीपी दे देंगे आज, ठीक है। चलो जी, तो अब नेक्स्ट क्लास किसकी है, फिजिक्स, राजवंत सर की। बहुत बढ़िया। हाँ, पीवाईक्यूज कर सकते हो, पीवाईक्यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। लीडर बोर्ड दिखाएं क्या तुम्हें, लो आओ भाई लीडर बोर्ड देख लो, ये रो लीडर बोर्ड तुम्हारी स्क्रीन पर है, ये रहा आपके सामने लीडर बोर्ड। जो भी टॉप 10 बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। भाई बढ़ जा यार, थोड़ा बड़ा हो जा, सबके नाम दिख जाए। हाँ ये देखो जी, 10 बच्चे हैं, पंडित श्रीधर आचार्य, फिर उसके बाद अग्निवा, हर्ष, विश्वेश्वर, गोजो, दक्ष, रूपिका, आदित्य, रंजना और फिर उसके बाद चिराग। सारे के सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं, सबने सारे के सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन सही किए। सिर्फ जो डिफरेंस है वो है टाइम का। अब हम लोगों की वापस मुलाकात होगी कब, कल ही होगी, अभी तो मुलाकात बहुत जल्दी जल्दी होती रहेगी हमारी, है ना। ठीक है, फिर ये रिवाइज करके आ जाना जितना आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 14 एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और ज्यादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।